एक बार फिर वेलकम। आगे के क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश के लेखकों और विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिकता से लैस करना शुरू किया? तो कौन से देश के वैज्ञानिक थे? तो इसका सीधा सा आंसर है अमेरिका। एक स्वायत्त ज्ञान शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपना अस्तित्व कायम करने में कब से सुविधा मिलने लगी? सन 1940 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सन 1944 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? तो इसका आंसर डी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्वायत्त ज्ञान शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपना अस्तित्व कायम करने में सुविधा मिलने लगी। कहाँ के विश्वविद्यालयों में आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्यापन स्वायत्त विषय के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों में हो रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में है, तो इसका आंसर अमेरिका ही है। अमेरिका के विश्वविद्यालय में इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इसका अध्ययन किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है और इसके अध्ययन को पद्धति में अब अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही है। ये परिवर्तन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में कई तरह के नए तत्वों को उदय के परिणाम से हुए हैं। इन नए तत्वों में टेक्नोलॉजी का विकास, उपनिवेश का बढ़ता हुआ उन्मूलन, नए राष्ट्रों का उदय और नए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रकटीकरण मुख्य स्थान रखते हैं। किसका कथन है? डॉक्टर महेंद्र कुमार का या कॉपलान का या सिंगर का या डाइच का? तो ये कथन ए डॉक्टर महेंद्र कुमार का है। इसमें सूची मिलाना है। एक सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित किए कूटों का प्रयोग करते हुए। सिद्धांत और संकल्पनाएं। मार्क्सवादी सिद्धांत भुगतान, पर्यावरण, शक्ति या वर्ग संघर्ष के आधार पर था। तो मार्क्सवादी सिद्धांत तो वर्ग संघर्ष के आधार पर था। तो ये तो इसका तो ए बन रहा है। तो ऐसा 4, यानी कि देखो क्या यथार्थवादी सिद्धांत क्या कहता है? भुगतान कहता है, सॉरी ये ए नहीं है। यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। निर्णय सिद्धांत चलो आगे देखते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष पे आधारित है, यानी ये वाला है। और यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति पे है, तो ये नहीं, शक्ति बी है। निर्णयवादी सिद्धांत किसके आधार पर है? निर्णयवादी सिद्धांत भुगतान या पर्यावरण बचाव। चयनात्मक सिद्धांत भुगतान पे आधारित है, तो इसका आंसर बी है। निम्नलिखित पर विचार करें। ये भी ऑप्शन में है। एक ऐसी वास्तविक व्यवस्था जिसमें अनेक राष्ट्रों में शक्ति का बंटवारा लगभग समानता के आधार पर होता है। महान शक्तियों के अनेक शासकों में एक अंतर्निहित समझौते को, जिसमें कि शक्ति बंटवारे की विद्यमान व्यवस्था उनके आपसी हित में है। एक ऐसी स्थिति को जिसमें परमाणवीय शक्तियाँ
पारंपरिक विनाश की धमकी देता है। राष्ट्रकुल के सदस्यों की शक्ति के न्यायोचित संतुलन को इन पे विचार करने के लिए इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही है एक और बार पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें गलत छांटना पड़ेगा पहले। ऑप्शन है एक गलत है, कोई देख लेते हैं। एक ऐसी वास्तविक व्यवस्था को जिसमें अनेक राष्ट्रों में शक्ति का बंटवारा लगभग समानता के आधार पर होता है, ये तो ठीक है। महान शक्तियों के अनेक शासकों में एक अंतर्निहित समझौते को जिसमें कि शक्ति बंटवारे की विद्यमान व्यवस्था अनेक उनके आपसी हित में है, तो ये एक तरह से ठीक जा रहा है। देखते हैं आगे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें परमाणुवीय शक्ति पारस्परिक विनाश की धमकी देता है, ये ठीक नहीं है, तो तीसरा हटा देते हैं। तो तीसरा हटाते तो इसका सी आंसर बचता है। निम्न में से कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ी मतलब प्रबंधन से नहीं जुड़ी है? मानसिक क्रांति, निर्देशों में एकता, व्यवहार, समय एवं गति अध्ययन, अंतरीय पीस रेट योजना। तो इसमें से क्या कह रहा है, कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक पद्धति से नहीं जुड़ी है? तो वैज्ञानिक पद्धति से नहीं जुड़ी है, इसके अंदर एक से ज़्यादा नहीं होंगे, तो इसका सटीक आंसर सी है, जिसमें निर्देशों में एकता और समय एवं गति अध्ययन की बात हो रही है। यानी ये अवधारणाएं प्रबंध से जुड़ी यानी वैज्ञानिक प्रबंध से नहीं जुड़ी है। मानसिक क्रांति जुड़ी है क्योंकि मेंटल एफिशिएंसी की बात हो रही है। समय की बात हो रही है, तो ये भी जुड़ा हुआ है। समय गति, अंतर्राष्ट्रीय पीस रेट भी जुड़ा हुआ है। तो आंसर यानी निर्देशों में एकता, ये जुड़ा नहीं है। व्यवहार, ये भी नहीं जुड़ा है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था। टेलर यानी मजदूरों की प्रेरणा को समझना, मानसिक क्रांति की प्रक्रिया को समझना, विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना। तो टेलर ने विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना, ये था। वैज्ञानिक प्रबंधन ने किस पर जोर दिया है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट ने किस पर जोर दिया? तार्किकता पर, विशिष्टता पर, तकनीकी योग्यता पर या पूर्वानुमानीयता पर? यानी 98 का देखें तो तार्किकता यानी वैज्ञानिक प्रबंधन तभी हो सकता है जब तार्किकता के आधार पर फैसले लिए जाएं, विशिष्टता के आधार पर लिए जाएं, तकनीकी योग्यता के आधार पर लिए जाएं। 1, 2, 3 पूर्वानुमानीयता यानी प्रिडिक्शन, आगे डाटा के आधार पर प्रिडिक्शन किया जा सकता, तो यानी इसका आंसर डी होना चाहिए। 1, 2, 3, 4। प्रशासनिक चिंतकों के निम्न में से किस जोड़े ने वैज्ञानिक प्रबंध को शारीरिक संगठन सिद्धांत कहा? यानी प्रशासनिक चिंतकों के निम्न में से किस जोड़े ने वैज्ञानिक प्रबंध को शारीरिक संगठन सिद्धांत कहा? माइकल अभिरस या साइमन कर्ट या मार्चक बर्नार्ड या मार्च साइमन ने? इसका आंसर है मार्च साइमन ने। हर मजदूर की उत्पाद क्षमता बढ़ाकर वैज्ञानिक प्रबंधन मजदूरों और मालिक की आय को भी अधिकतम बनाएगा। अतः इस विज्ञान के नतीजे से श्रम और पूंजी के सारे अंतर विरोध हल हो जाएंगे। यह किसका कथन है? ये कथन है रिनहार्ड बेंडिक्स का। उनका कहना था कि हर मजदूर की उत्पाद क्षमता बढ़ाकर
वैज्ञानिक प्रबंधन मजदूरों और मालिक की आय को भी अधिकतम बनाएगा, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार पर। अतः इस विज्ञान के नतीजे से श्रम और पूंजी के सारे अंतर्विरोध हल हो जाएंगे। ये इनका कहना था, बेंटिक्स का। मैक्स वेबर का नाम नौकरशाही के साथ जुड़ा है क्योंकि इस शब्द का प्रथम प्रयोग उन्होंने किया। या यह नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे, या उन्होंने नौकरशाही को कानूनी तार्किक प्राधिकार व्यवस्था में शामिल किया, या उनका नौकरशाही मॉडल लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमान है। मैक्स वेबर के नौकरशाही इसका राइट आंसर होगा क्या, देख लेते हैं। इस शब्द का प्रथम प्रयोग उन्होंने किया, नहीं, इससे पहले भी हो चुका था। वह नौकरशाही यानी एक नहीं है, तो यानी फर्स्ट नहीं होगा। वह नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये ठीक है। नौकरशाही के व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक ढंग से मैक्स वेबर ने ही अध्ययन किया था। उन्होंने नौकरशाही को कानूनी तार्किक प्राधिकार व्यवस्था में शामिल किया, ये नहीं होगा। तो और जब 3 नहीं है तो इसका मतलब केवल 2 ही है। मानव संबंध सिद्धांत ने किस बात की ओर ध्यान खींचकर संगठन के मानवीय आयाम पर जोर दिया? तो काम करने की स्थिति के सामाजिक कारण पर, यानी मानव संबंध सिद्धांत ने किस बात की ओर ध्यान खींचकर संगठन के मानवीय आयाम पर जोर दिया? पहला है काम करने की स्थिति के सामाजिक कारक, काम करने की स्थिति के मनोवैज्ञानिक कारक, काम करने की स्थिति के शारीरिक कारक, काम करने की स्थिति के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। तो इसका आंसर डी होगा। काम करने की स्थिति के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण मानव संबंध सिद्धांत का आधार है। तो 103 पे पहुंचते हैं। मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देता है? मानव संबंध सिद्धांत व्यक्ति पर, प्रेरणा पे, सही, व्यक्ति पे तो देता ही है, प्रेरणा पे भी देता है, अनौपचारिक समूह पर, ठीक है, संगठन के सिद्धांत पर नहीं। 1, 2, 3 यानी डी ठीक है। किस व्यवस्था उपागम के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? गलत को ढूंढना है इस बार। यह परिवेशीय दृष्टिकोण का उत्तराधिकारी है। इनमें आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया, व्यवस्था उपागम ने, हाँ। यह व्यवहारिक स्थितियों पर प्रत्यक्ष लागू होता है। यह बहुविषयक है। तो इसमें से कौन सा गलत है? ये परिवेशीय दृष्टिकोण का उत्तराधिकारी है। जी नहीं, ये गलत है। तो इसका आगे करते हैं। अभी इसको ठीक ढंग से देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए, यानी दूसरा भी गलत है इसमें। यानी इसे आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया, ये भी गलत है। तो इसके 2, ये बहुविषयक है, ये सही था। ये व्यवहारिक स्थितियों पर प्रत्यक्ष लागू होता है, ये भी ठीक है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रणालियाँ है? कार्यात्मक फॉरमैनशिप, कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका, अंतरीय पीस रेट योजना, कामगार का वैज्ञानिक चुनाव, या समय व गति अध्ययन। यानी निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रणालियाँ हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रणालियाँ
क्या क्या है? पहला है कार्यात्मक फॉरमैनशिप, ठीक है। कार्य करने का एक सर्वोत्तम तरीका, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पीस रेट योजना, ये ठीक है। पांचवा समय व गति अध्ययन, यानी इसका आंसर हो गया सी। टेलर की कार्यात्मक फॉरमैनशिप की अवधारणा किस ओर ले जाती है? टेलर के बारे में है, फ्रेडरिक टेलर। इसका आंसर है सी। सी में है 2, बहु निर्देशन, विशिष्टीकरण और निर्देश में एकता का निषेध। टेलरवाद ने किस देश में स्टारखानोवाइट आंदोलन का रूप लिया? तो टेलर का सोवियत संघ में ये आंदोलन हुआ था। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल विषय हैं? तालमेल ना कि व्यक्तिवाद, सामंजस्य ना कि छटनी, विज्ञान ना कि प्रचलित व्यवहार, अधिकतम नतीजा ना कि बाधित नतीजा, कुशलता और समृद्धि का विकास। तो पब्लिक एड से ही क्वेश्चन है अगला, ये इसका आंसर है तालमेल ना कि व्यक्तिवाद। तो वैज्ञानिक प्रबंध के मूल विषय इनमें से कोई नहीं है। वेबर के अनुसार नौकरशाही को कानून कहा जा सकता है क्योंकि यह संगठन का सबसे सक्षम रूप है। या दूसरा, स्टाफ सदस्य पेशेवर योग्यताओं के आधार पर चुने जाते हैं। प्राधिकार का इस्तेमाल नियमों और प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था के जरिए होता है। साधनों को निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। तो इसका आंसर है प्राधिकार का इस्तेमाल नियमों और प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था के जरिए होता है, यानी इसका आंसर है डी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता है? थॉमस कार्लाइल, R.K. मर्टन, या H.A. साइमन, या M. क्रोजिए। तो इसका आंसर होगा M. क्रोजिए। M. क्रोजिए ने कहा था कि निम्नलिखित नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में कि जो अपनी गलतियों से सीखने और अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता। M. क्रोजियर का विचार था। नौकरशाही का वेबर का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में था? तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय, आर्थिक या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो इसका आंसर है डी, केवल 2, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। नौकरशाही की व्यवहारवादी विशेषताएं। नौकरशाही की व्यवहारवादी विशेषताएं तार्किक व भूमिका विशेष व अवैयक्तिकता व नियम निर्देश। ये सी इसका आंसर होगा। 113 पे पहुँचते हैं। नौकरशाही की संरचनात्मक विशेषता में कौन से तत्व शामिल है? 113वां, कौन सा तत्व शामिल है? पदानुक्रम, नियम निर्देशन, श्रम विभाजन, भूमिका विशेषता या अवैयक्तिकता।
तो इसका आंसर है संरचनात्मक विशेषता में, अगर स्ट्रक्चरल बात करें तो पदानुक्रम होगा। नियम निर्देशिता तो नहीं है, लेकिन श्रम विभाजन होगा और भूमिका विशिष्टता भी होगा। मैनेजर का अलग काम होगा, वर्कर का अलग अलग काम होगा, इसलिए इसका आंसर सी है। मैक्स वेबर के अनुसार किस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूपों से श्रेष्ठ है? मैक्स वेबर के अनुसार किस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूपों से श्रेष्ठ है? निश्चितता, स्थिरता, अनुशासन और भरोसेमंद। इसका चारों आंसर ठीक है, चारों गुण नौकरशाही में होते हैं। तार्किकता किसका आधार है? करिश्माई प्राधिकरणकार का, पारस्परिक प्राधिकार का, कानूनी प्राधिकार का या नैतिक प्राधिकार का? तो 115 का आंसर है केवल एक, करिश्माई प्राधिकार का। तार्किकता। निम्न में से कौन सा नौकरशाही की व्यवहारवादी गुण नहीं है? तो 116 का आंसर है बी, भूमिका विशिष्टता। ये नौकरशाही के व्यवहारिकवादी गुण नहीं है, बाकी तार्किकता सब व्यवहारवादी गुण है। ये लास्ट का एक क्वेश्चन है। किसने क्लासिकीय दृष्टि की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से की? तो 117 का सी है, उर्विक ने।